सभी सखियों को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखियों, सभी कहते हैं कि अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन क्या हम इस मूल वाक्य को अपने जीवन में उतार पाते हैं? ये बात हम आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में आज जो हमारे अतिथि हैं, उनसे हम कुछ गहन चर्चा करने वाले हैं। विषय है पैतृक संपत्ति में महिलाओं के क्या अधिकार हैं। क्या सच में हमें इन सब की जानकारी है? शायद नहीं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट मिथिलेश कुमार कुशवाहा। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि संपत्ति में महिलाओं के अधिकार से क्या तात्पर्य है? हमारा जो भारतीय कानून है इसे किस तरह परिभाषित करता है? देखिए, यहाँ पर इसको समझने से पहले भारतीय जो परंपरा जो चली आ रही थी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, तो उसमें महिलाओं को अधिकार की बात नहीं थी। वहाँ पुरुष प्रधान समाज में पुत्रों को सारा वरीयता दिया जाता था जी। लेकिन जो 2005 में एक संशोधन आया उसी का कि पुत्र और पुत्री को एक समान माना गया कि जितना अधिकार पुत्रों को होगा उतना ही पुत्रियों को भी होगा जी। तो इस कानून के आ जाने के बाद से बहुत सी स्थितियां बदली हैं, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है वो भी चली आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यवहारिक दिक्कतें भी फेस कर रही हैं वो महिलाएं। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखिए तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम की उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की बात करें जी। तो वहाँ पर जो अधिकार दिए गए हैं वो डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। अच्छा, तो किस तरह से? किस तरह से ये कि भाई किसी महिला की शादी होती है तो जो अपने ससुराल में जाते हैं तो वहाँ ससुराल में उसको कोई हिस्सा नहीं रहता है, लेकिन यदि उसका पति न रहे किसी कारण से तो वो सारे अधिकार को प्राप्त कर सकती है सबसे प्रथम। तो उसमें उसकी सीरीज बनी हुई है, करीब 15 सीरीज बनाई गई है। उस सीरीज में जहाँ पर जिसकी जरूरत होती है वो उसको कोर्ट फिट करके उसको अधिकार देती है। अच्छा। लेकिन इसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा। यहाँ पर पैतृक संपत्ति आप ये भी समझ लीजिए कि जो बाप दादे पहले से बनाई गई है, जैसे दादा ने बनाया है और वो पिता को मिला और हम मतलब उनकी संतान है, तो हमें जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर यदि हम क्लेम करेंगे तो वो पैतृक संपत्ति के अंतर्गत आती है जी। तो उसे कई कंडीशंस हैं। हाँ। वो कंडीशंस फॉलो करने के बाद ही वो उसको क्लेम कर सकती हैं और विधिक राय लेते हुए। सर, ये तो पैतृक संपत्ति की बात हुई जी। क्या यही चीजें पिता द्वारा अर्जित संपत्ति पर भी लागू होती हैं? देखिए, पिता द्वारा अर्जित संपत्ति पर लागू नहीं होती है। अच्छा। लेकिन पिता जैसे सपोज करिए कि उसने विल कर दिया है या बेच दिया है या किसी को लीज पर दे दिया है तो वहाँ अधिकार आपको नहीं मिल पाएंगे। कुछ न करने पर वो अधिकार फिर आपको मिलेंगे। और ये पूरी तरह माता पिता या पिता के एकाधिकार में आता है कि वो अपनी संपत्ति में से अपनी पुत्री को या पुत्र को समान रूप से हिस्सा दें। बिल्कुल जी। तो जो महिलाएं हैं सर, वो पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद के लिए कहाँ जाएं? देखिए, जब पैतृक संपत्ति का विवाद उनके सामने नजर आता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। जब उनको लगता है कि हमको कोई सुन नहीं रहा है या हमारी सुनवाई नहीं हो रही है या हमारे घर के लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो अपने माता पिता या अपने इष्ट मित्रों के साथ बातचीत करती है कि हमें क्या करना चाहिए जी। होना भी वही चाहिए। उसके बाद उसे लगता है कि हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो कानून ने हमको प्रदान किया है उसके लिए उनको सीधे सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। अच्छा। जाने को जाते कहाँ है, लोग थाने पर जाते हैं। वहाँ अधिकार कुछ और है, वो आपकी सुनवाई, आपको प्रताड़ना की जाती है या मारा पीटा जाता है तो आप जो है वहाँ पर अपने शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा। लेकिन उनको रेमेडी जो मिलेगी वो सिविल कोर्ट से ही मिलेगी संपत्ति के मामले में। तो इसके लिए उनको जो है विधिक सेवा परामर्श लेना चाहिए, सरकारी या गैर सरकारी जहाँ भी हो या अपने इष्ट मित्रों के साथ, अधिवक्ताओं के साथ वो परामर्श लेकर वो सूट फाइल कर सकते हैं। कई एनजीओ भी सर हैं जो एनजीओ संस्थाएं हैं वो जो इस तरह का काम करती हैं, सेवा देती हैं, उनको सलाह देती हैं। उनका पैनल है, वो जैसा उचित रहता है वैसा सलाह देते हैं। वो करने के लिए उनका लाभ उठाना चाहिए जिसको जान। बिल्कुल। तो यानी कि जो आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं नहीं है वो किसी भी तरह से मुकदमा लड़ने में, तो वो कहाँ जा सकती हैं? देखिए, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने भी व्यवस्था कर रखी, विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है जी।
तो वहां जाकर अपना ये आवेदन दें कि भाई हमें इस बारे में हमको जानकारी चाहिए, हमें सहायता चाहिए, विधिक सहायता, तो वो उनको देंगे। अच्छा। और वो कोर्ट में केस करवा सकते हैं, एक अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं, और ऐसे मामले सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में भी आते हैं। अच्छा। हाँ, लोक अदालत में आते हैं, त्वरित न्याय भी हो जाता है, और तो उनको ये इसका प्रयोग करना चाहिए। आपने सर विधिक सेवा प्राधिकरण की बात की, ये जो प्राधिकरण है क्या ये हर राज्य के हर कोर्ट में उपलब्ध है? कोर्ट में नहीं, जिले में उपलब्ध होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। अच्छा। तो ये जिला जज के अंतर्गत ये चलता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो आते हैं तो उनको वो सहायता प्रदान किया जाए सरकारी तौर पर। कई बार ये देखा गया है कि पति या पिता की मृत्यु के पश्चात जो महिला है, क्या उनकी संपत्ति में भी उसका अधिकार सुरक्षित रहता है? सुरक्षित रहता है। किस तरह? पति की मृत्यु यदि हुई तो सारी जिम्मेदारी उनकी आ जाती है, बच्चों सहित। तो प्रॉपर्टी पर भी पूरा उनका अधिकार रहता है। तो उनके लिए तो ये चाहिए कि यदि ऐसा हो रहा है, विधिक रूप से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसा हुआ तो मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद जहाँ पर इसकी अथॉरिटी है, जैसे संपत्ति है, यदि नगर निगम सीमा के भीतर है तो वहाँ नामांतरण कराएं, या राजस्व विभाग में जो भी संपत्ति का है वहां जाके नामांतरण करें, तो विधिक रूप से तभी वो मान्य होता है कि जैसे कहते हैं ना कि इनके न रहने पर मेरा नाम चढ़ गया। तो वो कराना बहुत जरूरी है। अच्छा। देखो, दाखिल खारिज कर सकते हैं, वरासत कर सकते हैं, आपने ये शब्द सुना होगा। बिल्कुल। तो वो करा लेने के बाद उनको पूरा मिलेगा। अगर किसी विवाहिता के पति की मृत्यु होती है, ऐसी महिला लेकिन जिसके बच्चे नहीं है, यानी कोई वारिस नहीं है, और कई केसेस सुनने में आए हैं कि अक्सर रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं कि संपत्ति में उन्हें हिस्सा न दिया जाए। तो क्या FIR दर्ज करानी जरूरी है ऐसी महिलाओं को? देखिए, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए तो ऐसा कर सकती हैं। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि हम परेशान हैं, या हमारी कोई सुन नहीं रहा है, या समझ नहीं रहा है, तो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है 112 नंबर की। आप तुरंत जो है आप उसका प्रयोग कर लीजिए। बिल्कुल। वो वहां आकर मेटलाइज तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो विधिक परामर्श के बाद आप अपने मामले को फाइल कर सकती हैं जी, ये उचित जगह पर। और हम ये भी बताएंगे कि जैसे जहां तक महिला से संबंध रहता है, उनके अधिकारों को लेकर या उनको प्रताड़ित करने से, तो महिला थाने भी बने हुए हैं। तो वहां पर जाकर अपनी बातों को कहकर सुलह समझौते के आधार पर अपनी बातों को वो कहकर एक रेमेडी निकाल सकते हैं। हो सकता है कि बिना कोर्ट में गए वो काम बन जाए। सर, जो वृद्ध महिलाएं हैं जी, पति की मृत्यु के पश्चात अगर उनकी जो संतान है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, सर भरण पोषण पूरी तरह से मिलना, सुरक्षित रहना, ये भी तो उस महिला का अधिकार ही है। बिल्कुल अधिकार है। लेकिन अगर संतान द्वारा ये सारी चीजें उन्हें नहीं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो ऐसी महिलाएं क्या कर सकती हैं? देखिए, ऐसी महिलाएं जो है अपने अधिकारों का प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में जा सकती हैं। सीधे कोर्ट में जा सकती हैं। सीधे कोर्ट में अपनी संतान के विरुद्ध। बिल्कुल, अपने संतान के विरुद्ध जा सकती हैं। और सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा ना कि जो समाज है, समाज में ये बातें आती हैं, उनके रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, उन लोगों से भी सहयोग ले लेना चाहिए उनको। ये व्यवहारितन जरूरी है। उसके बाद उनको कोर्ट से वो अपने अधिकारों की प्राप्त कर सकती हैं। बिल्कुल। हमें जो है, हम भरण पोषण के लिए उन पुत्रों को मजबूर किया जाए या उनके आय से हमको मतलब दिया जाए, ऐसा कोर्ट जो उचित समझे वो करेगी। और यही चीजें पुत्रियों पर भी लागू करती हैं। अगर उस महिला का पुत्र कोई नहीं है, सिर्फ उनकी पुत्री है, जी, तो क्या वो पुत्री भी अपने माता की या पिता की सेवा करने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है? या बाध्य है भी जी, उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हम फिर से अपने मूल मुद्दे पे आते हैं। हम संपत्ति में महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे थे जी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जो दस्तावेज हैं जी, वो नहीं मिलते जी। तो ये आगे चलकर कितना गंभीर हो सकता है, कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है? मुश्किलें पैदा कर, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप अधिकारों की लड़ाई कैसे कर सकती हैं? तो इसलिए हमारा ये सुझाव है कि यदि ऐसा कुछ है तो संपत्ति के जो पेपर होते हैं, जहां जहां भी होते हैं, जैसे आपके पास कोई जमीन है तो उसके खतौनी की नकल ले लीजिए, और मकान है तो उसके टैक्स के पेपर ले लीजिए,
बैंक एफडी है या अन्य कोई भी चीज संपत्ति से जुड़ा हुआ है तो उसको संभाल कर आप रखिए। आजकल तो डिजी लॉकर में लोग रखते हैं, एक जो है आधार और पैन का आजकल बिना उसे बैंक के पेपर्स केवाईसी जो है कराना चाहिए उनको समय समय पर। तो ये सब चीज का ध्यान उनको रखना पड़ेगा, तभी वो अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल। तो समय रहते ही सखियों जरूरत ये है कि संपत्ति से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं उसकी जानकारी हमें भी होना बेहद आवश्यक है, चाहे वो पिता के पास हो या पति के पास हो, लेकिन जानकारी रखिए जरूर। और ये तो अचल संपत्ति की बात हो गई सर। ऐसे भी मामले सुने गए हैं कि जिनमें अचल संपत्ति के अलावा जो चल संपत्ति है, जैसे बैंक की एफडीज हो गई या बैंक व्यापार के पैसे हैं, उनके बारे में ही जानकारी नहीं है महिलाओं को। तो इस बारे में भी सतर्क होना बेहद जरूरी है। बैंक संबंधी बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, इसका उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और बैंक में जैसे एटीएम का कैसे यूज होता है, वहां जाकर केवाईसी कैसे अपडेट की जाती है, जहां जहां हो वो आपके मोबाइल से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, ये सब चीजों को ध्यान में रख लें, तब जाके वो अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ एक चीज और है कि बीमा पॉलिसी की जो बात आती है कि भाई जो कराया है, कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है यहाँ पर कि माता पिता ने कभी बीमा पॉलिसी कराया हो और पुत्र या पुत्री को पता न हो जी, ये भी एक मतलब समस्या है। तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंट्स घर में रखे रहते हैं उसको चेक कराकर उसको सुरक्षित रखें। बीमा क्लेम कहाँ करना है, कैसे करना है, तो इसके सबके परामर्शदाता हैं, उनसे संपर्क करके अपनी चीजों को सुरक्षित रखना ज्यादा उचित लगता है। बिल्कुल। तो सारे दस्तावेज की जानकारी रखिए और हो सके तो उनकी प्रतिलिपियां अपने पास जरूर रखिए। प्रतिलिपि अपने पास रखिए, कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं ताकि वो जो है समय पर उसके प्रिंट निकाले जा सके या ऑनलाइन जो है सबमिट किया जा सके। बिल्कुल। सर, आप बता रहे थे कि लीगल काउंसलर और मनोचिकित्सक भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरह? ये हमने एक सुझाव जरूर है हमारा कि ये सब जो समस्याएं आती हैं जो भी इससे संबंधित, तो उनको समय रहते वो जो है लीगल काउंसलर समय समय पे मिलते रहना चाहिए जी, साल में एक बार या 6 महीने पे एक बार, कि हमारा ये प्रॉपर्टी है, ये मेरा पेपर है, हो सकता है कि कोई नया कानून बदल गया हो, तो वो उनको उसकी जानकारी वो दे देगा जी। जहां तक मेडिकल काउंसलर की बात है, तो जहां आपने अभी सवाल किया था कि माता पिता की सेवा देखभाल के लिए, तो उनको ये इसकी जरूरत पड़ती है, या कोई ऐसी महिला जो ज्यादा परेशान होकर, आपने सुना होगा कि उसने गलत कदम उठा लिया, तो ऐसे लोगों को बचने के लिए उनको मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल। और इस पर सरकार का जोर भी है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जी। और उनका लाभ लेना चाहिए अपने को स्वस्थ रखने मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। सर, महिलाओं के अधिकारों की हम बात कर रहे हैं संपत्ति में, तो इसका जो एक व्यवहारिक पहलू है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें चलते चलते। देखिए, हमारा ये मानना है कि परिवार को सुखी रखने के लिए सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी भूमिका होती है। बिल्कुल। तो समय समय पर जैसे त्योहारों के अवसर पर उनकी एक मीटिंग होनी चाहिए, परिवार के लोगों की जो अलग अलग रह रहे हैं, एक मीटिंग होना चाहिए। जैसे आपके पुत्रियां हैं तो वो अपने यहाँ रक्षाबंधन के अवसर पर या अन्य किसी त्योहार के अवसर पर आई हैं, तो कभी कभी उनकी समस्याओं को भी सुना करिए, जिससे कि उनको भी लगे कि हमारी पूछ है और एक दूसरे का वातावरण अच्छा रहेगा जी। जबकि मोबाइल के युग में बहुत आसान भी है कि भाई नहीं आ पाती हैं तो मोबाइल से बात हो, लेकिन एक आमने सामने बैठकर उनकी समस्या, जैसे किसी की विधिक समस्या हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है, या बीमारी को लेकर हो सकती है, या उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। बहुत से ऐसे मामलों में जो लड़कियां होती हैं किसी से नहीं कहती हैं, अपनी समस्या को शेयर नहीं करती हैं, तो उनको ये शेयर करना चाहिए। और माता पिता से बढ़ के और कौन डॉक्टर है। बिल्कुल। तो जरूरत ये है कि अपनी बातों को कहना सीखें। और सखियों, ये जरूरी भी है, जिस तरह हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे जुड़े अधिकार क्या हैं, उसी तरह हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। साथ ही ये भी जरूरी है कि आपसे रिश्तों में मिठास बनी रहे, और उसके लिए कहते भी है ना कि बातचीत से ही रास्ता खुलता है। बातचीत से ही रास्ता निकलता है और बातचीत होते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अपनों से जुड़े रहें, बातचीत करते रहें,
अपने अधिकारों के प्रति सजग जरूर रहें। और जैसा कि सर ने बताया, सारे जो दस्तावेज हैं, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं आपसे जुड़े, आपकी संपत्ति से जुड़े, उनके बारे में जानकारी रखें, उनकी प्रतिलिपियां अपने पास जरूर रखें। जी सर, आप कार्यक्रम में आए और हमसे ये सारी जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।